नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अब फैसले का इंतजार। 4 एग्जिट पोल में कांग्रेस और 2 में बन रही बीजेपी की सरकार। तो एग्जिट पोल से भाजपा और कांग्रेस दोनों खुश। आम आदमी पार्टी बोली नतीजे चौंकाने वाले होंगे। उत्तराखंड में मतगणना से पहले कांग्रेस का मंथन। प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ प्रभारी एआईसीसी नेता और पर्यवेक्षक रहेंगे मौजूद। तो कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को बनाया पर्यवेक्षक। सावधानियों के साथ नतीजों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में मतगणना से पहले जिला प्रशासन अलर्ट। नैनीताल में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने किया मतदान स्थल का निरीक्षण। तो हरिद्वार में मतगणना की सुरक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत। 3 दिन के बाद एक कोरोना मरीज की हुई मौत। तो 24 घंटे में 40 नए संक्रमित आए सामने। तो वहीं संक्रमितों की तुलना में दोगुने से अधिक हुए ठीक। रुद्रपुर में शादी समारोह में मचा हड़कंप। पुरानी रंजिश को लेकर युवक की चाकू से गोद कर की गई हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो नानकमत्ता में गोली लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को चुनाव हुए थे और नतीजे 10 मार्च को जारी किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल ने दोनों ही दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। न्यूज 24 और इंडिया टुडे के चाणक्यों ने विश्लेषण जारी किया। इनके विश्लेषण के मुताबिक उत्तराखंड में भाजपा फिर से सत्ता में आ सकती है। तो वह विश्लेषण के मुताबिक 52% मतदाताओं का मानना है कि राज्य में सत्ता में बदलाव नहीं होना चाहिए, जबकि 41% बदलाव के पक्षधर हैं। देशबंधु के अनुमान के मुताबिक कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बना रही है। कांग्रेस को 40 से 46 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल में भी अनुमान जता रहा है कि प्रदेश के लोगों को हाथ का साथ रास आया है। तो वहीं टाइम्स नाउ वीटो के अनुमान के मुताबिक भाजपा 37 सीटों के साथ प्रदेश की सत्ता में दोबारा काबिज होगी। तो वहीं इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च का अनुमान कहता है कि कांग्रेस को 37 से 41 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा 25 से 29 सीटों में सिमट कर रह जाएगी। तो वहीं रिपब्लिक टीवी का अनुमान है कि भाजपा को 29 से 34 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस को 33 से 38 सीटें मिल सकती हैं। और इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात की जाए तो प्रदेश में भाजपा सरकार बना सकती है। भाजपा को यहां 35 से 43 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 24 से 32 ही सीट मिलेंगी। तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना से पहले कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रदेश कार्यालय में होने वाली इस रणनीतिक बैठक में प्रदेश के दिग्गज नेताओं के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जुड़े कई नेता, अन्य प्रदेशों के मंत्री, विधायक और पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। तो ये बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और तीनों सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह, कुलदीप इंदौरा, राजेश धर्माणी, मोहन प्रकाश जोशी भाग लेंगे। इसके अलावा सांसद व सीईसी सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री डीएम पाटिल, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, राजस्थान के मंत्री राजेंद्र यादव, झारखंड की मंत्री बीना गुप्ता के अलावा लोकसभा के 5 पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना में पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करने के लिए बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक को पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने संबोधित किया और साथ ही बैठक में विधानसभावार मतगणना की तैयारियों के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के अलावा सभी सांसद, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रत्याशी व विधानसभा प्रभारी भी शामिल हुए।
तो ये जनपद नैनीताल के हल्द्वानी MBPG कॉलेज में मतगणना स्थल का कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत समेत कई अधिकारियों ने दौरा किया और निरीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों को निर्देश दिए गए और कहा कि मतगणना कार्यों को स्वच्छ एवं पारदर्शिता से संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि डेटा कंपाइल करने में भी अनुभवी व्यक्तियों को लगाया जाए। तो आगामी 10 मार्च को विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना होनी और इसी को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सभी 11 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए टेबल भी तैयार की जा रही है, जहां मतगणना 10 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना की सुरक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें मतगणना स्थल से 100 मीटर के दायरे को जीरो जोन बनाया गया है। गणना की हमारी सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं और हमारे जनपद हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं। उसमें से कोविड प्रोटोकॉल का चूँकि हमको सख्ती से पालन भी करना है, उसके हिसाब से हमारे पास मैक्सिमम जो स्पेस था उसको यूटिलाइज़ करते हुए 5 विधानसभा क्षेत्रों में तो 14 टेबल लगा दी गई है। और ये 14 टेबल हैं हमारी हरिद्वार, 25, 26 BHL, खानपुर, झबरेड़ा और हरिद्वार ग्रामीण। और इन स्थानों पर बूथ भी ज़्यादा थे, उसमें समय लगने की संभावना थी। 14 टेबल लगा दी गई है। बाकी रेस्ट 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 7 टेबल के हिसाब से कार्रवाई होगी। इसी प्रकार से पोस्टल और बैलेट की गणना के लिए भी हमने 1+3 के हिसाब से टेबल का अरेंजमेंट किया है। और जो हमारे ETPBS के आते हैं जिसमें स्कैनिंग होती है, इसको प्री काउंटिंग स्टेज कहा जाता है, उसके लिए भी खानपुर में सबसे ज़्यादा हैं, तो उसके लिए भी 4 टेबलों की व्यवस्था की गई है। हम लोगों का प्रयास ये है कि मतगणना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से हो। समय की कोई पाबंदी नहीं है। इत्मीनान से सारी चीज़ों को एक एक नियम का अक्षरशः पालन करते हुए मतगणना संपन्न कराई जाएगी। तो वही केंद्र सरकार ने प्रदेश की सी प्लेन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जल्द ही जिले के नानकमत्ता साहिब और गूलर भोज जलाशय में सी प्लेन उतारे जा सकेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीते दिनों इसके लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव भी तैयार करवाकर केंद्र सरकार को भेजा गया था। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का संचालन PPP मोड पर होगा और जल्द ही इसके लिए उत्तराखंड सरकार कार्यदायी संस्था से अनुबंध करेगी। तराई के लोगों के लिए ये स्थान गोवा, नैनीताल और मसूरी के समान पर्यटन स्थल होंगे। वहीं रुद्रप्रयाग के पर्यटक स्थल चोपता दुगलबिट्टा को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष यहां लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और इसी को लेकर वन विभाग की टीम ने दुगलबिट्टा के पास 3 स्थानों से अतिक्रमण को हटाया। बता दें कि अतिक्रमणकारियों ने यहां पर लगभग 40 टेंट और कुछ रेस्टोरेंट अतिक्रमण के जरिए स्थापित किए थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है। हमने कानूनी कार्रवाई की है और जिस क्षेत्र में अतिक्रमण तोड़े गए हैं वो हाईकोर्ट के निर्णय की से आच्छादित वो क्षेत्र है और आगे भी हम ऐसी कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। कानून के ही दायरे में रहकर ये कार्य हमारे द्वारा संपादित किया जाएगा। तो वही सुल्तानपुर पट्टी में अवैध खनन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, जहां पट्टे की आड़ में अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। अवैध खनन की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने छापेमारी की और 6 वाहनों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि सुल्तानपुर पट्टी में कोसी नदी से अवैध खनन किया जा रहा है। वो शिकायत आ रही थी कि जो खनन पट्टा क्षेत्र है उसके इतर खनन का कार्य किया जा रहा है। इस शिकायत पे हमने राजस्व उप निरीक्षक और वहाँ के चौकी प्रभारी को भेजा। चौकी प्रभारी द्वारा और इनके राजस्व उप निरीक्षक द्वारा बताया गया कि कुछ इस तरह प्रतीत हो रहा है कि जो खनन पट्टा क्षेत्र है उसके बाहर खनन हो रहा है। इन्होंने मौके पे जो उस समय खननकार गाड़ियाँ कर रही थी उनको वहीं मौके पे कब्जे में ले लिया और उसके बाद तहसीलदार साहब की पूरी टीम वहाँ गई और उन्होंने प्रथम दृष्टया देखा कि जो सीमांकित क्षेत्र है उसके बाहर खनन कार्य किया गया है
और तत्पश्चात उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें खनन विभाग के साथ ज्वाइंट जांच होनी जरूरी है। इसलिए हमने कल उप निदेशक खनन और तहसीलदार की संयुक्त टीम को निर्देशित किया है कि वो जांच करके रिपोर्ट दें और तब तक जो गाड़ियाँ 5-6 डंपर पकड़े गए हैं उनको पुलिस चौकी प्रभारी पुलिस चौकी सुल्तानपुर की पट्टी के सुपुर्दगी में दिया गया है। तो जो भी अगर जहाँ भी अनियमितता पाई जाएगी, चाहे वो पट्टा धारक हो, चाहे वो वाहन चालक या वाहन स्वामी, जो भी गलती करेगा उसके विरुद्ध जो नियमानुसार कार्रवाई। बढ़ते अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर जिले के नानकमता थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर हुई कहासुनी के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि एक ही परिवार की आपस की लड़ाई में जमीन को लेकर चली गोलियों में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर जैसे कि प्रथम दृष्टया लग रहा है, दो पक्षों में गोलीबारी हुई है जिसकी वजह से आदमी की मृत्यु हो गई है और उसी में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि मामला क्या है, तो उसको देखा जा रहा है। जो भी तहरीर आएगी उसके आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो रुद्रपुर की एक शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त शादी में एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। पूरा मामला पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 टीमों का गठन कर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर एक खुलासा भी किया। देखिए, यहाँ रुद्रपुर में कल एक शादी समारोह था और उसी में 2 पुरानी रंजिश से रिलेटेड जो है पार्टियाँ, एक दूल्हा पक्ष की तरफ से और एक जो लड़की पक्ष की तरफ से आए। इसमें जो संजय नाम का लड़का था उसके भाई ने कहीं पूर्व में जो अभियुक्त है उसके भाई की हत्या करी हुई थी। ये पुरानी रंजिश को देखते हुए जो गौरव है उसने संजय की कल हत्या कर दी अपने दोस्त विजय के साथ मिलके और वहाँ से फरार हो गया, जिसको पुलिस टीम द्वारा अभी अरेस्ट कर लिया गया है और आला कत्ल इसमें बरामद कर लिया गया है। तो ये उत्तराखंड में 3 दिन के बाद कोरोना मरीज की मौत हुई है। बीते 24 घंटे के भीतर 40 नए संक्रमित मिले जबकि एक मरीज ने दम तोड़ा। संक्रमितों की तुलना में 2 गुनों से अधिक ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 6246 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और 8 जिलों में 40 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 13, हरिद्वार में 9, पौड़ी में 6, अल्मोड़ा में 4, चमोली में 3, उधम सिंह नगर व रुद्रप्रयाग में 2-2, नैनीताल जिले में 1 संक्रमित मिला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।